स्टार्ट होने से बताना सर। हो गया ना? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा रोशनी इनकी। हाँ सर। ठीक है सर, चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर इनकम टैक्स में हम लोग अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में बातचीत चल रहा है। दैट इज इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब बेसिकली चैप्टर का नाम यही है कि इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब एक ऐसा इनकम के बारे में हम लोग, ऐसा एक नहीं, ऐसा लिस्ट स्पेशली सेक्शन 10 में बोला है। कुछ सेक्शन 10 का कुछ एरिया है जो इंडिविजुअल चैप्टर के अंदर बात होगा, जैसे कि आपका सैलरी चैप्टर में कुछ बात करेंगे। पॉइंट इज दैट कि ये जो इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जैसे कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम लास्ट 2-3 लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल्स में किया किया कि नहीं किया? हम बात एग्रीकल्चर इनकम काफ़ी डिटेल्स में हुआ। अब एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हमें क्या सिखाता है? सर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हमें ये सिखाता है कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम करते हो तो वो एग्जेम्प्टेड है। ये सुन लो। यस सर। यस मैम। लेकिन किंतु परंतु ये है कि सर लेकिन देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस, देयर आर सम सिचुएशंस in which situation agriculture income can be taxable but not directly, but there are some certain parameter that is also known as rule of partial integration, that is also known as rule of partial integration। मतलब एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉट होलली, बट देयर इज अ स्टेप्स, 5 स्टेप्स का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका इनकम टैक्स लगेगा, बट थोड़ा बहुत लगेगा, पूरा नहीं लगेगा। तो ये हम लोगों ने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में देखा। फिर सर नॉट जस्ट अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर हम लोग सिर्फ एक मैटर नहीं, उसमें हम लोग अलग अलग एग्रीकल्चर के बारे में भी डिस्कस किया, जिसमें सम पॉपुलर एग्जांपल्स लाइक पॉपुलर रूल्स, जैसे कि हम लोगों ने सर, अगर आप रूल 7 के बारे में पढ़ा है ना, रूल 7 क्या था सर? रूल 7 बेसिकली शुगर केन या फिर कोई ऐसा एग्रीकल्चर जिसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी होता है और फैक्ट्री में लाके उसका प्रोसेसिंग करके कोई बिजनेस भी हो सकता है। हाँ बोलो। कॉफी আছে, टी আছে, सर शुगर कॉफी, हाँ ये सर कॉफी टी, उसका तो अलग से, वो तो कैश क्रॉप के अंदर बहुत बहुत ही फेमस है। तो कॉफी टी रबर, इसके ऊपर भी कुछ रूल्स हैं। तो कॉफी टी रबर में बिजनेस इनकम और एग्री इनकम में क्या डिवाइडेशन होगा, इसका एक रूल हम लोगों ने देखा, है ना। और साथ में अगर रूल 7 जैसे कि कोई शुगर केन टाइप्स का, जिसपे शुगर भी बनता है, शुगर केन भी मार्केट में सेल हो सकता है, दैट इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एंड ऑल्सो शुगर बना के मार्केट में बिजनेस भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस इनकम। तो मैंने रूल 7 बताया, मैं आपको रूल 7A बताया, रूल 7B बताया, रूल 8 बताया, और मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करा, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं नोट्स के अंदर भी देके रखा, वहां से भी गो थ्रू कर सकते हो। अच्छा, इसको छोड़ के हम लोगों ने कुछ और चीजें भी पढ़ा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, जहां पर हम लोगों ने ये जाना सर कि अगर आप किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर्स हो, मतलब आपका कोई ज्वाइंट फैमिली है, बिजनेस फैमिली, ठीक है सर, ज्वाइंट फैमिली जॉब वाला नहीं सर, ये सवाल दिमाग में रखिएगा। गुड मॉर्निंग आदृति, आदृति आवाज आसছে? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आदृति ने मेरे को कुछ क्लास में एक बार सवाल किया था, सर ज्वाइंट फैमिली में अगर लोग जॉब करता है तो क्या करेगा? सर तब वो HUF क्या कैटेगरी में नहीं आता है। जो इंडिविजुअल जॉब करता है वो अपने अपने हिसाब से सैलरी लेता है और अपने सरकार के घर में टैक्स जमा कर देगा, ठीक है। लेकिन देयर मस्ट बी अ बिजनेस, जॉइंट फैमिली बिजनेस, देन ओनली वी कैन से इट्स अ HUF। सर HUF का फुल फॉर्म सर जैसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर हिंदू मतलब क्या? सिर्फ हिंदू नहीं सर, हिंदू मीन्स जैन, सिख, बुद्धिस्ट, जो इंडियन कल्चर्स में बना हुआ जो भी फैमिली बिजनेस है, मतलब बेसिकली जो रिलीजियस, एक्चुअली रिलीजियन कॉन्सेप्ट हमारे देश का नहीं है, फॉरेन से आया। हम लोग तो धर्म बोलते हैं, धर्म समझते हो, हम जो करते हैं वही मेरा धर्म है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा धर्म पढ़ाना है, आप स्टूडेंट हो तो आपका धर्म स्टूडेंट है, या मतलब सीखना या छात्र, ठीक है।
तो धर्म का मतलब हमारे देश में ऐसा है कि जो जो करता है वो उसका धर्म है। तो बेसिकली आजकल ना ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट, ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है सर, बट फिर भी जो है बताना पड़ेगा। तो ये इस्लाम को इसलिए इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर का है, ठीक है, और उनका कुछ पर्सनल लॉ को रेस्पेक्ट करने के लिए, बिकॉज दे आर माइनॉरिटी बट दे आर इन हाई लेवल ऑफ माइनॉरिटी, तो इसीलिए कुछ रूल्स उनके लिए लागू इसलिए नहीं हुआ बिकॉज वो अपना पर्सनल लॉ को रखना चाहता था। तो दैट्स वाई एचयूएफ के अंदर इस्लाम को नहीं रखा, दैट्स द रीजन। ठीक है, अब देखो सर, बताना तो पड़ेगा, जो है वो तो है। जैसे आप लोगों को पता है शादी ब्याह में, मतलब मैरिज सेक्टर्स में भी कुछ ऐसे लॉ है जो पूरा देश भर में लोग मानते हैं, बट इस्लाम के लिए कुछ पर्सनल लॉ का भी मैटर काम आता है, ठीक है, सारिया वगैरह समथिंग लाइक दैट। इट्स ओके, उसको लेके पॉलिटिक्स या कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना है हम लोगों को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में क्या बात करता है? सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में ये बात करता है कि अगर आप किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हो या किसी बिजनेस फैमिली है, उसमें करता अगर टैक्स पे करता है, मैंने आप लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस में एचयूएफ का भी बताया, याद है सर? रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर हम लोग एचयूएफ के बारे में बात किया ना, है ना? तो आप लोग वहां पर देखोगे कर्ता के हाथ से ही टैक्सेबल होता है। तो अगर कर्ता के हाथ से एचयूएफ का टैक्स हो जाता है, तो जो को पर्सनर है, को पर्सनर इन द सेंस जो फैमिली का पार्ट है वहां से इनकम भी करता है, बट उनके हाथ पे टैक्स नहीं होता। मिस्टर ए मेंबर ऑफ एचयूएफ रिसीव 10,000 एज हिज शेयर फ्रॉम इनकम ऑफ द एचयूएफ। जैसे आप लोगों को मैं केसी पॉल का एग्जांपल दिया था, याद है? केसी पॉल एंड सन्स, मानो कि केसी पॉल एंड सन्स का आप फैमिली मेंबर्स में, और आप एज ए केसी पॉल मेंबर के हिसाब से, केसी पॉल का एचयूएफ मेंबर के हिसाब से को पर्सनर हो आप, और आपको 10,000 मिला है। आप करता नहीं हो, करता कोई और है, तो करता अपने बिजनेस के इनकम के हिसाब से टैक्स पे कर दिया, तो फिर जो को पर्सनर है उसके हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये मैं लास्ट दिन बताया था सर। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है सर, स्मॉल सेक्शन है बट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कहाँ पूछ लेगा क्या पता, यू हैव टू नो दिस। तो ये चैप्टर का नाम है इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है सर, लंबा लिस्ट है, हम लोग काफ़ी सारा चीज़ कवर कर चुके हैं, बट कुछ चीज़ें कवर आज भी करना है। ठीक है, चलो मैं आपको एक एक करके जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं वो बताता हूँ। जैसे कल मैं आप इंटरेस्टिंग और एक चीज़ समझाया आप लोगों को, मैं कल एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में समझाया था, याद है? लास्ट में कल क्लास का जो एंडिंग टाइम था उस टाइम पे करा रहा था कि गांव का जमीन किसको बोलते हैं, क्या याद आ रहा है सब? हेलो संपद, रोशनी, याद आ रहा है? स्नेहाशीष, হ্যাঁ স্যার, बोलो सर। ওই 2 है दादा। কিলোমিটার কিলোমিটার ওটাই তো স্যার। यस सर, बेस्ड ऑन किलोमीटर्स, बेस्ड ऑन किलोमीटर्स मतलब सर शहर से जमीन कितना दूर है इससे डिपेंड करता है। जैसे मानो कि ये कोलकाता है, ठीक है, आपको पता है मेगा सिटी इन इंडिया, ऐसे ही दिखा रहा हूँ सर, मेगा सिटी, जैसे कोलकाता भी एक मेगा सिटी है, जानते हैं सर? पॉपुलेशन वाइज ये मेगा सिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। इंडिया में मेगा सिटी कितना है? 8 है, 8। 10 मिलियन से ज़्यादा लोग होना चाहिए, तब जाके हम उसको मेगा सिटी बोल सकते हैं। जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई हो तभी जाके वो मेगा सिटी का पार्ट बनता है। जैसे ये देखो सर, रिसेंटली मेगा सिटी में हमारे देश से बैंगलोर है, ठीक है, इंडिया से, पॉपुलेशन देख रहे हैं सर, 1,22,00,000, 2020 का लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ आपको। बैंगलोर अभी मतलब सबसे मतलब हाईली डेंस डेस्टिनेशन है सर, ठीक है, पूरा भारत का, बिकॉज जॉब क्रिएट करता है इसलिए। चेन्नई है सर एशिया से 1,13,00,000 सर। हैदराबाद इज देयर 1,02,00,000, ठीक है, ये सब मेगा सिटी है सर। और भी होगा, कोलकाता कितना है सर? कोलकाता का 1,68,00,000, सही बोल रहा ना मैं? हेलो, अरे बोलो सर, 1,68,00,000 सही रीड किया ना? হ্যাঁ স্যার।
बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बाप रे, मैं तो डर गया देख के। इसीलिए इतना भीड़ है सर, इसीलिए रास्ते से चलना मुश्किल हो जाता है। अरे बाप रे, मतलब अभी तक जितना सारा सिटी में बोला उसके सबसे हाईएस्ट कोलकाता ही रह गया ना। अच्छा देखो और है, दिल्ली और क्रॉस कर जाएगा लगता है। मुंबई, अरे बाप रे बाप, सर 2,51,00,000 है, ये मुंबई का पॉपुलेशन है। सब फिल्म स्टार बनने गया है सर। सर और दिल्ली कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली और क्रॉस कर जाएगा सर, दिल्ली नहीं दिखा। दिल्ली क्यों नहीं है? ये ये दिल्ली, दिल्ली पहले था। दिल्ली। ये देखो दिल्ली, सर कितना है? 3,03,00,000, ये दिल्ली का पॉपुलेशन। मतलब दिल्ली नंबर 1, सेकंड मुंबई, थर्ड मेगा सिटी में कोलकाता, फोर्थ में अभी बैंगलोर है, फिफ्थ में आई थिंक चेन्नई आ जाएगा क्या? यस, फिफ्थ में चेन्नई एंड सिक्स्थ में आपका हैदराबाद। ठीक है, ये पॉपुलेशन वाइज मेगा सिटी का सिचुएशन। तो बेसिकली कल के क्लास में मैं आपको वही समझा रहा था, ये लेटेस्ट डेटा दिया आपको, ठीक है। लेकिन कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था एग्रीकल्चरल लैंड का कॉन्सेप्ट, कि पॉपुलेशन शहर से कितना दूर में जमीन है, ठीक है। तो अगर कोई एरिया 10 लाख प्लस है, जैसे 10 लाख प्लस एरिया हमारे देश में अभी 8 तो है ही, और 2 रिसेंटली शायद जुड़ जाए। मतलब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, ठीक है, और पूना, ये 8 मेट्रो सिटीज माना जाता है। लेकिन और भी कहा जा रहा है कि और भी कुछ सिटी में भी ऐड हो जाएगा, आई थिंक सूरत ऐड हो सकता है। और सूरत का चांसेस ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ही हाई है। बाकी याद नहीं आ रहा है, बाकी याद नहीं आ रहा है। तो मोटा मोटी 8 मेट्रो सिटीज इज हियर। तो अगर कोई मेट्रो सिटी के आसपास या मेगा सिटी के आसपास का जमीन है और 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के रेंज में है, तो वो गांव का जमीन नहीं होगा सर, शहर का जमीन होगा। अगर 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर से दूर होगा तो वो गांव का जमीन हो सकता है, एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है। और अगर आप उसमें जमीन मतलब एग्रीकल्चर का काम करते हो तो यही पैरामीटर कल समझाया था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी समझाया था। चलो सर, बहुत अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एरिया था सर। इसमें आपका कॉमन सेंस भी बिल्डअप हुआ होगा और इनकम टैक्स के हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस का भी पता चल गया होगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी किया था, ठीक है। ये 45 साल 70 साल का एक क्वेश्चन था, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, शेयर इनकम ऑफ ए पार्टनर। अगर पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फार्म इनकम टैक्स प्रोवाइड देता है गवर्नमेंट के घर में, तो पार्टनर के हाथ में टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। इसका भी मैंने डिस्कस कर दिया सर। नया बताओ, चलो सर, न्यू पॉइंट। सर, इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग्स टू क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल in his NRE account, section 10 subsection 4 clause 2, section 10 subsection 4 clause 2। सर क्या है ये section 10 subsection 4 clause 2? क्या बता के रखा है सर? NRE अकाउंट क्या है सर? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट को NRE अकाउंट कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। As per section 10 subsection 4 clause 2, in the case of an individual and any income by way of interest on money standing to his credit in a non-resident external account or NRE account in any bank in India, in accordance of Foreign Exchange Management Act, FEMA Act। जो लोग CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 या CSEMA फाइनल पढ़ते हैं उनको फेमा एक्ट जानना पड़ता है सर, ठीक है, 1999। मतलब फॉरेन से जो पैसा का आना जाना चलता है उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू से पढ़ना पड़ता है। जो लोग LLB भी करता है वो लोग भी कर सकता है, बट CA CMA फाइनल में है और CS एग्जीक्यूटिव लेवल ग्रुप 2 में FEMA एक्ट। हाँ बोलो सर, हाँ बोलो। এস আমাদের স্যার সিএসএ এসবিসি তেও তো এরকম একটা চ্যাপ্টার আছে না, ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট हाँ এই हाँ নিয়ে। वो सर, हाँ हाँ कनेक्टेड है सर, सब कनेक्टेड है, बट मेनली फेमा एक्ट के बारे में डिटेल्स आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में पढ़ते हो। नाउ पॉइंट इज दैट कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, आपका कोई NRE अकाउंट in any bank in India in accordance Foreign Exchange Management Act and the rules made thereunder would be exempt provided such individual। लेकिन exempt तब होता है अगर NRE अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या वो इंटरेस्ट का इनकम आपको exempt किया जाता है आपके इनकम पे, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है?
प्रोवाइडेड सच इंडिविजुअल इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? जो इंसान जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होना पड़ेगा एज डिफाइंड इन फेमा 1999। इंडियन रेसिडेंट होने से तो बात ही नहीं बनेगा, तब तो एनआरई का कोई जरूरत ही नहीं था। इज ए पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेंटेन सच अकाउंट, और उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनआरई अकाउंट मेंटेन करने के लिए परमिशन दिया है, कोई स्पेशल रीजन में होगा तभी है, ठीक है। In the context, it may be noted that joint holders of NRE account do not constitute an AOP. By merely having these accounts in joint names, the benefit of exemption under Section 10, Subsection 4, Clause 2 will be available to such joint account holders subject to fulfillment of other conditions contained in that section by each of the individual joint account holders. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का एनआरई अकाउंट है पर जॉइंटली है, कई बार ऐसे होते हैं कि हस्बैंड वाइफ का होता है एक साथ अकाउंट, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं कि मदर सन का हो सकता है, फादर के साथ सन का या डॉटर का हो सकता है, ठीक है। तो कोई दो इंडिविजुअल का एक साथ है तो उसको एओपी नहीं कहा जा सकता, बट उस पे किसको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा? मतलब एनआरई अकाउंट में सपोज आपको 1 लाख का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, अब ये 1 लाख का इंटरेस्ट आपका जो अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ये आपको एग्जेम्प्टेड किया जाएगा एज पर दी फेमा एंड एज पर दी आरबीआई, ठीक है। ये रूल्स है सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2। अब ये 1 लाख का जो इनकम आपने किया है बट आपको इनकम में ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा बिकॉज देयर इज अ रूल्स एंड एग्जेम्पशन जो प्रोवाइडेड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका बेनिफिट जॉइंट होल्डर्स में से किसको मिलेगा? दैट इज डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल टू सच जॉइंट होल्डर्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस कंटेन्ड इन दैट सेक्शंस बाय ईच ऑफ द इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। तो वो ऑन दैट टाइम डिसाइड करके होगा कि भाई किसके अकाउंट पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट टू दैट कंडीशंस, ठीक है। तो मोटा मोटी इतना पता चल गया होगा कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2 ये बताता है अगर किसी का एनआरई अकाउंट है एज पर आरबीआई परमिशंस एज पर फेमा रूल्स, कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया में रेसिडेंट है और उसका इंडिया में कोई एनआरई अकाउंट मेंटेन होता है और उसमें कोई क्रेडिट इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो इंटरेस्ट अकाउंट में जो क्रेडिट हो रहा है वो इनकम एग्जेम्प्टेड किया जाएगा। ओके, दैट्स इट। सर बोलो, बात कुछ समझ में आया? हाँ सर। सबको समझ में आया? Yes, sir. है दादा। थैंक यू सर। ये देखो सर, आईसीआईसीआई बैंक में एनआरई अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग्स अकाउंट्स, park your foreign income earned outside India, free money transfer at competitive exchange rates। एक्सचेंज रेट का बात जैसे ही आ गया मतलब फेमा एक्ट आ गया, मतलब डॉलर से कमा रहे हो, यूएन में कमा रहे हो, यूएन में कमा रहे हो, दिनार में कमा रहे हो, दुबई में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, लंदन में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, जहां भी रहो, चाइना में रहो, सिंगापुर में रहो, ट्रांसफर तो करोगे। एंजॉय फुल ऑपरेशन रिपाट्रिएबिलिटी ऑफ योर मनी एंड अर्न टैक्स फ्री इंटरेस्ट इन इंडिया। टैक्स फ्री है ना স্যার বলছিলাম बोलो? বলছিলাম যে ধরুন কেউ ধরুন মানে ইন্ডিয়ান রেসিডেন্ট কিন্তু বাইরে গিয়ে যে কাজ করে তারা তো যেটা কামায় তারা ধরুন এখানে তাদের যে অ্যাকাউন্ট আছে কি তাদের পরিবারের অ্যাকাউন্টে তো টাকা ট্রান্সফার करতেই পারে সেই ক্ষেত্রে। हाँ वो भी ऑब्वियसली कर सकते हैं बट दैट इज नॉट कॉल्ड एनआरई अकाउंट। आप अगर अलग से एनआरई अकाउंट बनाओगे तो एनआरई अकाउंट में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। রেসিডেন্ট বলে তো তার ইন্ডিয়ান রেসিডেন্টের অ্যাকাউন্ট তো রয়েছেই ইন্ডিয়ান এতে। तो अगर इंडियन আমার रेसिडेंट अकाउंट है, हाँ मैं समझ বাইরে गया একটা तेरा অ্যাকাউন্ট क्वेश्चन। হচ্ছে স্যার তাকে কারণ সে हाँ যদি मतलब ফরেনে থাকে हाँ ऑब्वियसली ওখান থেকে ऑब्वियसली তো ফান্ড ট্রান্সফার করতেই পারে সেই ক্ষেত্রে। हाँ करते ही पहले नॉर्मली वही लोग करता है सर এটি जो তখন কি এটিএম এর আন্ডার দিয়েই হবে নাকি? है, मतलब बेसिकली वही लोग करता है जो फॉरेन में रहता है और इंडिया में अपना पैसा भेजता है और उस अकाउंट में पैसा मेंटेन करता है, ठीक है। और उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री हो जाता है, ये कंडीशन अप्लाई के ऊपर बेस करके होता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में साइट में जाके भी एनआरई अकाउंट के बारे में वो लोग क्या बोल रहे हैं सारा का सारा डिटेल्स देख सकते, ठीक है। इसका सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करने का क्या बेनिफिट है नहीं है सब कुछ यहाँ पर ये लोग बता दिया। बुझते पारली? হ্যাঁ স্যার। एवरीथिंग इज कनेक्टेड सर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को मार्केटेबल मतलब मार्केट का नॉलेज के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ये तो टैक्स ने अपना प्रोविजंस तो बता दिया बट अगर आप अपने आप को
मार्केट के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड कर लेते हो, या चाइनरी अकाउंट क्या है एक बार देख लेते हैं ना। तो देख लिया हम लोगों ने थोड़ा सा, अब थोड़ा रिसर्च आप खुद भी बढ़ा दो, कुछ रिसर्च आप खुद भी करो ना, नहीं करोगे क्या? सारा बात मुझे ही करना पड़ेगा। देखो सर यहाँ पर ओवरव्यू देखो, एनआरई सेविंग्स अकाउंट्स, आईसीआईसीआई क्या बता रहे हैं, इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। और ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है सर, ये एज पर इनकम टैक्स बोल रहा है ना, जो मैं अभी आपको पढ़ाया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2, यही अप्लाई किया ना, तभी तो बोल रहे हैं। इजी मूवमेंट ऑफ फंड्स, लो बैलेंस रिक्वायर्ड, मिनिमम मंथली अकाउंट बैलेंस 10,000 के आसपास बैलेंस रखने से ही होगा। एनी टाइम एनीवेयर अकाउंट एक्सेस विद इंटरनेशनल एटीएम कम डेबिट कार्ड, बेनिफिशियल इंटरेस्ट रेट 3.5% पर एनम, लो कॉस्ट एंड हैसल फ्री, ठीक है, सेफ एंड सिंपल ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग सर्विस विद ऑनलाइन ट्रांसफर, joint holdings with another NRI, mandate benefits, free checkbook and ATM, NRI advantage, handpicked exclusive offers clearing to your needs when in India as well as when in abroad. वाह सर, आईसीआईसीआई बैंक का प्रचार तो मैंने ही कर दिया एनआरई अकाउंट का। अब आप जाओ आईसीआईसीआई बैंक पे अकाउंट ओपन करो। जोक्स अपार्ट सर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। Remuneration received by individuals who are not citizen of India. सर कोई अगर भारत का सिटीजन नहीं है और उसको भारत में रेमुनरेशन मिलता है तो क्या होगा? Individual assessees who are not citizen of India are entitled to certain exemptions. Remuneration received by officials of embassies, जो embassy में है, of foreign states, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 2। इंडिविजुअल है बट भारत का सिटीजन नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ रेमुनरेशन मिलता है, लेकिन भारत में ही मिलता है। हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़े थे ना कि अगर भारत में इनकम रिसीव करोगे तो भारत में टैक्स देना पड़ेगा, भारत में एक्रू होगा तो भारत में टैक्स देना पड़ेगा, भारत में डीम टू एक्रू होगा तो भारत में देना पड़ेगा। हाँ सर, पर सर जो एम्बेसी में काम कर रहा है वो तो इंडिया के लिए कर रहा है, तो उसको तो देना पड़ेगा। सर इंडियन एम्बेसी में, भारत में इंडियन एम्बेसी क्या करेगा? इंडिया में तो फॉरेन एम्बेसी होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे, चलो। The remuneration received by a person for service as an official of an embassy, high commission, legation, commission, consulate, or the trade representation of a foreign state, or as a member of the staff of any of these official is exempt. Section 10 subsection 6 condition क्या है? The remunerations received by our corresponding government officials of member of the staff resident in such foreign countries should be exempt. Remuneration received by our corresponding government officials or members of the staff resident in such foreign countries should be exempt. The above mentioned members of the staff should be subject of the respective countries represented and should not be engaged in any other business or profession or employment in India. कहने का मतलब क्या है सर? भारत जैसे आपको मैं थोड़ा सा, अच्छा बताओ, हमारे कोलकाता में एक फॉरेन एम्बेसी है, हर सिटी में एक एक करके नॉर्मली होता है। कोलकाता में क्या है? सर अमेरिकन सेंटर है, देखा आप लोगों ने कभी? ये देखो सर, कॉन्सुलेट जनरल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखो बंगाली में भी लिखा है, मार्किन যুক্তরাষ্ট্রের কনসুলেট জেনারেলের অফিস। কোথায় এটা, कहाँ है? किसी ने देखा कभी रास्ते में? सर मैं तो रास्ते में जा रहा था, भेलपुरी तो बहुत खाए हैं, क्या अमेरिकन सेंटर का ऑफिस देखा है? अरे बोलो सर, मैं तो रास्ते से जा रहा था और अमेरिकन सेंटर का ऑफिस देख रहा था, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है किसी के साथ भी? क्या करते हो सर, रास्ते में चलते चलते थोड़ा देखा करो। एरिया समझ में आ रहा है कहाँ पर है ये? सर चौरंगी में है, चौरंगी में, पार्क स्ट्रीट चौरंगी एरिया है ना, आईटीसी का ऑफिस उसके अगल बगल में ही, मतलब जहाँ पर अगर कभी भी विक्टोरिया जाते हो तो मैदान में उतरते हो ना, तो मैदान के आसपास ही आपको दिखेगा ये, मैदान पार्क स्ट्रीट के आसपास एरिया में।
रास्ते के ऊपर ही आपको नजर आएगा। ये इंटरनल पार्ट दिख रहा है, मेन रोड जो सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल रोड है, सेंट्रल रोड के ऊपर भी देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा आपको। तो सर मैं कहना क्या चाहता, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी फॉरेन एम्बेसी, मतलब बेसिकली ये अमेरिकन एम्बेसी है, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो इनको सैलरी मिलता है उनके सरकार की तरफ से, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि लेकिन इनकम तो इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, तो फिर टैक्सेबिलिटी भी इंडिया में होना चाहिए, टैक्सेबिलिटी भी इंडिया में होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन कंडीशन भी थी। हाँ बोलो। सर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना वो अमेरिका को, इसलिए। यस सर, लेकिन बात यह है सर, कंडीशन ये दिया कि रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय आवर कोरेस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मेंबर ऑफ द स्टाफ रेसिडेंट इन सच फॉरेन कंट्रीज शुड बी एग्जेम्प्ट। मतलब हमारा भी फॉरेन एम्बेसी अमेरिका में है, इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, तो वहां पर भी हमारा एक कोरेस्पॉन्डेंट लोग काम कर रहे हैं, तो उनका भी सैलरी एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। तो फिर वहाँ ये भी लोग जो काम करेगा इनको भी जो सैलरी मिलेगा उनका भी सैलरी इंडिया में टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। और एक चीज क्या है ना सर, ये भले ही अमेरिका हो, मतलब ये भले ही इंडिया हो, बट ये एक्चुअली इसके अंदर में अमेरिकन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होता है। जैसे दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी है, तो वहां पर पाकिस्तानी रूल्स रेगुलेशंस या पाकिस्तानी सब कुछ होता है। ऐसे हर कंट्री में हर कंट्री का एम्बेसी होता है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के कारण, ठीक है। ये जरूरी है सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि देश के अंदर विदेश, भले ही ये देश है पर ये विदेश है, ठीक है। तौर तरीके अंदर जो भी है ये सभी उनका देश का है, ये कॉन्सेप्ट चलता है सर। नाउ पॉइंट क्या है सर, पॉइंट कुछ ऐसा है, तो फिर एग्जेम्प्टेड क्यों हो गया, समझ में आ गया। हमारा इंडिया का भी जो कोरेस्पॉन्डेंट है उनका भी बाहर के देश में जो हमारे इंडियन एम्बेसी में उनका भी सैलरी एग्जेम्प्टेड उस कंट्री में होगा, तो उस कंट्री का हमारे देश में भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वाइस वर्सा, सिंपल है। क्लियर? क्या सर बोलो। यस सर। Remuneration received for service rendered in India as an employee of foreign enterprise। किसी फॉरेन एंटरप्राइज में आप काम करते हो पर आप सर्विस इंडिया में दी एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 6 मतलब VI। Remuneration received by a foreign national as an employee of a foreign enterprise, service rendered by him during his stay in India is also exempt from tax। मतलब बेसिकली देखो ये सब कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट में जा रहा है। फॉरेन कंपनी है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज, फॉरेन एंटरप्राइज का है, फॉरेन एंटरप्राइज की तरफ से ही उनको सैलरी मिला है, बट सर्विस वो इंडिया में दिया है। कंडीशंस क्या दिया, a foreign enterprise is not engaged in any business or trade, foreign enterprise is not engaged in any business or trade but सर्विस इंडिया में दे रहा है। एम्प्लॉय स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज, जो एम्प्लॉय इंडिया में काम करेगा वो 90 दिन से ज्यादा नहीं करेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। एंड तीसरा बात, द रेम्यूनरेशन इज नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो उसका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब पार्ट ऑफ टोटल इनकम नहीं माना जाएगा। सिमिलरली सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 7 भी है, salary received by a non-citizen non-resident for service rendered in connection with employment on foreign ship, salary income received by or due to a non-citizen of India who is also non-resident for service rendered in connection with his employment on a foreign ship। जैसे foreign ship अगर इंडिया में आता है, foreign ship इंडिया में आता है सर, फॉरेन शिप इंडिया में आता है ना, तो फॉरेन शिप में हाँ इंडिया सर, में आशा आता है, एग्जैक्टली सर आता है। तो फॉरेन शिप इंडिया में आएगा तो सैलरी इनकम रिसीव्ड बाय और ड्यू टू और टू ए नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज आल्सो नॉन रेजिडेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड इन कनेक्शन विद हिज एम्प्लॉयमेंट ऑन ए फॉरेन शिप इज एग्जेम्प्ट वेयर हिज टोटल स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर पिछला साल में 90 दिन से कम है तभी जाके एग्जेम्प्ट होगा, अगर 90 दिन से क्रॉस कर जाए पिछले साल में तो फिर मतलब प्रीवियस ईयर में तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह का सब सेक्शन चल रहा है। Remuneration received by foreign government employees during their stay in India for specified training। किसी कारण से वो इंडिया में ट्रेनिंग के लिए आया, ऐसे हमारे देश के भी बहुत सारे लोग फॉरेन में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है।
बाहर का लोग भी हमारे देश में ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। Any remuneration received by employees of government, foreign government from their respective government during their stay in India is exempt from tax. If such remuneration is received in connection with their training in any establishment or office or in any undertaking owned by the government, जो government का ही कोई organization से उनको मिल रहा है, any company wholly owned by central or state governments or jointly by central or state governments, ठीक है, मतलब कोई foreign employee, foreign government employee इंडिया में आके कुछ काम के ट्रेनिंग के लिए आ रहा है और उनको कोई सैलरी मिलता है तो वो भी इनके एग्जेम्प्टेड होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 9 के हिसाब से। या फिर कोई कंपनी हुई जो सब्सिडी ऑफ ए कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडी है, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत है, ठीक है, और एनी अदर सिमिलर लॉ व्हिच इज होली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी जगह से जो भी सैलरी मिलेगा फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। आई थिंक सेक्शन 10 का सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 का जो अलग अलग एरिया है आप क्लियर है क्या सर? मैं क्या मानूं, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। Now, next, compensation on account of disaster received from a local authority by an individual or his or her legal heir is taxable. Examine the correctness of the statement with reference to the provision of the Income Tax Act. सर ये क्या है? सर ये एक दूसरा सेक्शन, तो अनदर सेक्शन कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। सर डिजास्टर के बारे में मैंने बात किया था ना, आसाम फ्लड, याद है? इंट्रोडक्शन लेक्चर्स ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर, दिस चैप्टर, आसाम फ्लड, केरला फ्लड, अर्थक्वेक, हाँ सर, साइक्लोन। यस सर। तो जब किसी को इस तरह का कंपेंसेशन रिसीव होता है, जहां पर भी होता है, बहुत ही दुख का बात है जब जिसके साथ भी होता है, किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, कभी अर्थक्वेक आके हो सकता है, कभी साइक्लोन आके हो सकता है ना? जैसे हमारे देश में कुछ जोन है सर, जैसे एक है ईस्टर्न जोन, हमारा देश का सबसे साइक्लोन प्रोन एरिया कौन सा है जानते हो? ये है हाईली साइक्लोनिक एरिया। देखना आप, साल में 2-3 साइक्लोन आ ही जाता है। हाँ सर, ज्यादातर उड़ीसा ले लेता है, कभी बांग्लादेश भी लेता है और बंगाल के ऊपर भी आता है, और कभी कभी थोड़ा सा वाइजैक के ऊपर थोड़ा सा स्पीड कम रहता है, बट फिर भी आता है, आंध्रा के ऊपर भी आता है, बट आंध्रा बेची तो उड़ीसा, पुड़िया दीघा ही चले। हाँ उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर सबसे ज्यादा होता है, और जब कोलकाता के ऊपर भी आता है तब भी होता है, ठीक है, मतलब ये भी लेता है, और कुछ बांग्लादेश भी लेता है, आज का बांग्लादेश, बट ये भी इंडिया का ही एक अभिन्न हिस्सा था हमेशा से, है ना? तो ये जो जोन है ना सर, ये जोन साइक्लोनिक एरिया, ये सब एरिया में ना ये कंपेंसेशन का काम चलता रहता है। सर हमारे देश में अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है, जैसे अर्थक्वेक प्रोन एरिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया सर ये सब एरिया जो नेपाल बॉर्डर के साथ में, पता है आप लोग, हिमालयन बॉर्डर स्टेट्स, गुवाहाटी, ठीक है, मतलब आसाम, आसाम अर्थक्वेक में बहुत है, और आसाम का फ्लड भी है, मतलब जो भी ना ये हिमालयन एरिया के साथ जॉइंट में, ठीक है, ये सब ना जॉइंट्स है, बिकॉज ये प्लेन और ये हिमालय, जहाँ पर भी क्या होता है जानते हैं सर आप लोग? तब आपको लगेगा जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ये जो हमारा जियोग्राफी है ना सर, इसमें 2 प्लेट होता है, एक ओशियनिक प्लेट और एक मतलब अर्थ प्लेट, या फिर आप इसको टेक्टोनिक प्लेट भी बोल सकते हो। ओशियनिक प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट, इसमें क्या होता है जानते हैं सर? ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, या फिर जो लैंडमास प्लेट बोलो आप सिंपल लैंग्वेज में, ये दोनों दोनों ना हमेशा ना बेसिकली तैर रहा है, समझ रहे हैं सर, मूवमेंट कर रहा है, ये सिंपल ऐसे ही स्थिर नहीं है, एक्चुअली ये सब हम लोग फ्लोट कर रहे हैं सर, जानते हैं आप लोग, ये फ्लोटेड है, ये सब प्लेट है। तो ये टेक्टोनिक या कंटिनेंटल प्लेट बोलो आप इसको, बेस्ट है। ये जो कंटिनेंटल प्लेट है, कंटिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट, इनके बीच में ना हमेशा एक 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 बैलेंस रहता है,
तो जब जब बैलेंस बिगड़ जाता है तब तब अर्थक्वेक आता है। और जैसे सुनामी, सुनामी अर्थक्वेक का ही एक रीजन है। क्या होता है, ये जो नेपाल या आसाम मतलब हिमालयन रेंज में, ये एक्चुअली ओशियनिक प्लेट भारी है कि कंटिनेंटल प्लेट भारी है? बोल सकते हो सर, जल्दी बोलो, थोड़ा डिफरेंट मुद्दा है। ओशियनिक प्लेट भारी है कि कंटिनेंटल प्लेट भारी है? अरे सर ओशन भारी है, पानी भारी होता है ना। हाँ सर। है ना, तो ओशियनिक प्लेट भारी है। तो ये ना हमेशा, ये जो है ना, ये एक्चुअली इसको ना इधर धकेल रहा है। इसीलिए देखना नेपाल में जो भूकंप होता है ना काफी ज्यादा होता है हमारे यहाँ पर आसपास। तो जितना ये इधर धकेल रहा है उतना नेपाल और हिमालय भी बढ़ रहा है, जानते हो सर, हिमालय बढ़ता है और हिमालय बढ़ेगा तो अर्थक्वेक भी आता है। और जब जब अर्थक्वेक आता है, ये सृष्टि का सिस्टम है, अब इसमें मैं क्या बोलूँ। बस इतना है कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया में अर्थक्वेक होता है। जैसे गुजरात भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, ठीक है, पता है ना, गुजरात अर्थक्वेक, भुज, भुज में जो अर्थक्वेक हुआ था, बहुत भयंकर अर्थक्वेक हुआ था। तो लॉट्स ऑफ ऐसे रीजंस हैं, ठीक है। कंपेंसेशन तो होता है सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC। चलो ज्योग्राफी से आ गए इनकम टैक्स में। तो दिस क्लॉज exempt any amount received or receivable as compensation by an individual or he is legal here on account of any disaster। या तो जो ओनर था प्रॉपर्टी का उसको मिलेगा, या फिर जो उसका लीगल हेयर है जिसका प्रॉपर्टी नष्ट हुआ है उनको मिलेगा। Such compensation should be granted by the central government or a state government or a local authority. However, exemption would not be available in respect of compensation for alleviating any damage or loss which has already been allowed as deduction under this act। अगर पहले से कोई डिडक्शन मिल चुका है तो उसका फर्दर डिडक्शन नहीं मिल सकता। डिजास्टर मींस कैटास्ट्रोफ, मिसहैप, कैलामिटी, ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग ऑन नेचुरल और मैनमेड कॉज। मैनमेड कॉज भी हो सकता है, जैसे मैनमेड कॉज में मुझे भोपाल गैस लीक याद आ गया, याद है ना सर, 1984। भोपाल गैस लीक याद है आप लोगों को, पढ़े होंगे बचपन में, सर है ना। कार्बाइड फैक्ट्री में ऐसा कांड हुआ था कि उसका इफेक्ट आज भी है। आज भी भोपाल एरिया में बच्चा जन्म लेता है विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो उन्हें मिलता है। तो डिजास्टर मीन्स अ कैटास्ट्रॉफ, मिसहैप, कैलामिटी, ग्रेव ऑकरेंस इन एन एरिया arising from natural or man-made causes or by accident or negligence. It should have the effect of causing substantial loss of life or human suffering, damage to and destruction of property, damage to or degradation of environment. It should be of such nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of community of that affected area। मतलब ऐसा डिफेक्ट में होता है कि वहां के साथ कोप करना मुश्किल है, तब जाके कंपेंसेशन रिसीव होता, ठीक है, ऐसे ही नहीं होता सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो compensation on account of disaster received from a local authority by an individual or his or her legal heir is taxable। Examine the correctness। The statement is not correct as per the section 10 subsection 10 BC। Any amount received or receivable as compensation by an individual or his legal heir on account of disaster, on account of disaster, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से जो भी मिलता है वो exempt from tax होता है। However, the exemption is not available to the extent such individual or legal heir has already been allowed a deduction under this act on account of such loss or damage caused by such disaster। ठीक है, जो अलाउड किया गया उस उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC, याद रखिएगा सर सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC में डिजास्टर के बारे में और कंपेंसेशन के बारे में बोला गया है। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चलता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। क्या है ये सुकन्या समृद्धि? सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A provides that any payment from an account opened in accordance with the सुकन्या समृद्धि अकाउंट, लड़की के जन्म होने से ये अकाउंट ओपन किया जाता है और लड़की के 11-12 साल तक उम्र तक इसमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भरा जाता है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स 2014 मेड अंडर द गवर्नमेंट सेविंग्स अकाउंट एक्ट 1873। ये एक्चुअली सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह ही है, बट ओनली फॉर गर्ल्स, shall not be included in the total income of the SSC। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिपॉजिट आता है, ठीक है, स्पेशली गरीब फैमिलीज को मिलता है, जिनका बैंक अकाउंट भी नहीं है, जो अपने बच्चे को, स्पेशली लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते, ठीक है,
या फिर पैसा का एक्सक्यूज देके बच्चे को नहीं पढ़ाते कि इतना बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे। तो सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ठीक है, पढ़ाने का खर्चा हम देंगे, बेसिक एजुकेशन तो फ्री है, लेकिन हायर एजुकेशन तो फ्री नहीं है। स्पेशली क्लास 11-12 के बाद जब बच्चा, कोई लड़की, ठीक है, कोई कन्या और हायर एजुकेशन करना चाहता है तो उनको ये पैसा मिलेगा तब, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट का सेविंग्स अकाउंट फॉर सुकन्या समृद्धि, और इसमें जो भी पैसा मिलता है ये भी टैक्स एग्जेंटेड है। देखो सर, अब क्या है ना, लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट ये गवर्नमेंट स्कीम है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप ये भी तो होता है, इसमें तो कोई गर्ल्स बॉयज वाला मैटर नहीं है। द वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन would be exempt from the tax in the hands of recipient irrespective of the amount of source of scholarship। स्कॉलरशिप कहीं से भी मिले, अगर स्कॉलरशिप मिलता है किसी के स्टूडेंट्स को तो वो इनकम भी टैक्स फ्री माना जाएगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। स्कॉलरशिप कहीं से भी मिले, स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिलता है वो इनकम टैक्स फ्री इनकम है। क्लियर है बात? बोलो सर, बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर एमपी एमएलए को, एमपीज एंड एमएलएज को पेमेंट मिलता है ना सर? एमपी एमएलएज को पेमेंट मिलता है ना? डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर और एनी कमिटी देयर ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबलीज, ये स्टेट का होता है और ये पार्लियामेंट मेंबर का होता है, मतलब सेंट्रल का। In case of member of parliament, any allowance received under members of parliament constituency allowance, constituents में रहने के कारण आपको एक अलाउंस सरकार की तरफ से मिलता है, हमारा ही पैसा है तभी उनको सैलरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे तो कहा जाता है कि एमपी एमएलएस को जो सैलरी इतना दिया जा रहा है आजकल, ये नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसको कम कर देना चाहिए। और इनको पेंशन भी दिया जाता है, ये पेंशन तो इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए, मैं भी मानता हूँ बंद कर देना चाहिए। क्यों जानते हो? क्योंकि एमपी एमएलए का काम करना कोई जॉब नहीं है, ये एक समाज सेवा है। राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है सर, ये कोई जॉब नहीं है सर, ये एक सोशल वर्क है, और सोशल वर्क में पेंशन नहीं होना चाहिए। सोशल वर्क जो करता है बड़ा दिल वाला होना चाहिए उसको, वो तो अपने जेब से पैसा खर्चा करके काम करेगा, ऐसा होता है सोशल वर्कर का परसेप्शन। थोड़ा उल्टो हो ही है। एग्जैक्टली सर, वो दूसरे के पॉकेट से कैसे पैसा बांटेगा ये आजकल हो गया है ना? नहीं, एक सैलरी होना चाहिए, काम करता है तो कुछ तो उनको मिलना चाहिए, उनका भी तो फैमिली है, तो दैट्स ठीक है। बट चले जाने के बाद, मानो कि कोई एमपी था, एमपी था तो एमपी का पेंशन भी मिल रहा है, एमएलए था तो एमएलए का भी पेंशन मिल रहा है, मतलब चारों तरफ से ये क्या है, समाज सेवा के नाम से लूट रहे। ये बंद करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट में कोई बिल लाना चाहिए। छोड़ो सर, बाद में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलायंस ऑफ एमएलए सेम टू सेम। हाँ बोलो। हाँ তাহলে স্যার কেউ আর রাজনীতিতে আসবে না, তখন তো সবাই ছেড়ে দেবে। छोड़ दे, अच्छा रहेगा, छोड़ दिया जाए सर, तब वही राजनीति में आएगा, तब वही राजनीति में आएगा सर जो सच्चा राजनीति है। याद रखो सर, किसी को राजनीति में आने का जरूरत ही नहीं है, बेकार का लोग राजनीति में आके क्या करता है, सब তখনই अपना স্যার দেশের উন্নতি হবে, তাকে হবে না। हाँ हाँ তখনই স্যার দেশের আসল উন্নতি হবে, নাহলে হবে না। ये सर, तभी असली डेवलपमेंट आएगा। राजनीति में पैसा देख के जो राजनीति करता है, ये लोग क्या राजनीति करेगा सर, ये क्या देश का अच्छा करेगा? सुभाष बोस, गांधी, ठीक है, भगत सिंह, अगर राजनीति आज का लोग राजनीति करते हैं तो तब का लोग क्या करता था? वो लोग राजनीति नहीं करता था क्या? हाँ, अपने पॉकेट से पैसा डाल के ये लोग राजनीति किया है, संगठन बनाया है। हाँ, अपना एसेट सेल करके, अपना संपत्ति बेच के संगठन बनाया, चित्तरंजन दास, मास्टर सूर्य सेन। हाँ सर, ये होता है राजनीति।
और हम लोग जिसको राजनीति बोलते हैं, ये तो राजनीति के नाम पे एक डब्बा है, डब्बा, सोकॉल्ड राजनीति, बिजनेस बन गया है सर। कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के, मुझे समझ में नहीं आता, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स करने आ जाता है, मतलब आप समझ सकते हो। ऐसे टीएमसी में एक पॉलिटिशियन है, ऐसा और भी बहुत सारे पार्टी में है, बीजेपी में है, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के मतलब पॉलिटिशियंस बन गया है। और पॉलिटिशियंस का पी तक नहीं पता, मतलब आम समाज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स में कोई भी आ सकता है, अच्छे अच्छे लोग आना चाहिए, लेकिन आपको अगर, जैसे जब फिल्म स्टार लोग बनते हैं, ठीक है, जैसे आजकल बंगाल में भी फिल्म स्टार है, हमारे बॉलीवुड का भी बहुत सारे लोग राजनीति में आया है। फिल्म स्टार राजनीति में आ सकता है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे मिठुन चक्रवर्ती, आप लोग जानते हो मिठुन चक्रवर्ती को? हाँ सर, ये ना जाने सर, सवाई जान में। सब कोई जानता है सर। अगर मिठुन चक्रवर्ती राजनीति में आता है ना तो समझ आता है, जानते हो क्यों? ये हार्डकोर पॉलिटिशियन है सर। क्यों जानते हो सर? ये पहले नक्सल करता था, फिर ये सीपीआईएम किया। सुभाष चक्रवर्ती है ना सर, द फेमस सीपीएम पॉलिटिशियंस, लेकटाउन का ही थे, नक्सल थे, सीपीआईएम बना, ठीक है, फिर टीएमसी के साथ भी हाथ मिलाया, लेकिन जब टीएमसी उसको हटाया, अब वो आरएसएस के साथ जुड़ा है। अब कोई बोलेगा सर इतना सारा दल बदल, सर जब जो है उसके साथ जुड़ के देश के लिए काम करना, और क्या। अब आरएसएस बीजेपी का साथ पकड़ा है, क्योंकि उसको अभी आरएसएस बीजेपी का आइडियोलॉजी ठीक लगता है, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती अभी बीजेपी के साथ। एक जमाना था, मैंने देखा टीएमसी के साथ भी रहा है। जब वेस्ट बंगाल में परिवर्तन आया था तो टीएमसी के लिए भी मिथुन चक्रवर्ती कैंपेन किया था, क्योंकि तब वो समय का जरूरत था। सीपीएम के साथ तो मैं हमेशा देखा हूँ, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का राजनीति में आना मेरे को समझ में आता है। लेकिन ये जो क्या, नाम लेने का इच्छा नहीं कर रहा है मुझे, हाँ, कुछ ऐसे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हमारे देश में राजनीति का पार्ट बनता है, जिसको सर क्या बोले सर, छोड़ो। मतलब खराब इस उन लोगों के लिए नहीं लगता, मुझे खराब ये लगता है जो हमारे देश का मतलब जो प्रजा है, मतलब जो हमारे देश का जनगण है, इनको इनका नॉलेज कहाँ है सर। अब किसको वोट देते हो? मिमी को, नुसरत को? तो भी सर, अभिनेता अभिनेत्री अच्छे से वोट बैंक। हाँ, ये क्या है? ये लोगों को क्या पता देश के बारे में, समाज के बारे में? हाँ, सीरियसली बिग ऑब्जेक्शन। ठीक है, चलो छोड़ो। पेंशन रिसीव समझ में आ गया सर, लेकिन एमपी एमएलएस का क्या हो गया? हाँ, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, पेंशन एग्जेम्प्टेड है, ओके, रेमुनरेशन भी एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। पेमेंट टू एमपी एमएलएस, डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंस ऑफ एमएलएस, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 ए, any award instituted in the public interest, award for literary, scientific, artistic works and other award by the government। सरकार जब किसी इंडिविजुअल्स को अवार्ड देते हैं, जैसे पद्मश्री, अलग अलग अवार्ड देते हैं ना, मूवीज के कारण, सिनेमा के कारण, चलचित्र के कारण। जैसे एक फेमस बहुत ही फेमस एक डायरेक्टर, कल, यस्टरडे मोस्ट प्रोबेबली, ये 2 दिन पहले ही उनका डेथ हुआ है, नाम जानते हो सर? तरुण मजूमदार। देखे जी सर। कॉमरेड, कॉमरेड तरुण मजूमदार, मतलब सीपीआईएम का, मतलब बेसिकली कम्युनिस्ट था, दिल से कम्युनिस्ट, बट एज अ ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत सारा मूवीज किया है, बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी किया है, नॉट जस्ट इन बंगाल, बॉम्बे में भी बहुत सारा मूवीज बनाया है, ग्रेट, मतलब ग्रेट डायरेक्टर सर, महान डायरेक्टर। तो ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया है, तो ये सब अवार्ड इनके हाथ में जो अमाउंट मिलता है ये टैक्स फ्री हो जाता है। So any award instituted in the public interest by the central or state government or by any other body approved by central government and rewarded by central or state government for such purpose or as may be approved by the central government in public interest will enjoy exemption under this clause। ठीक है, ये रहा सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 ए, याद रखना, याद रखना, मुझे भूल ना जाना। पेंशन रिसीव बाय रिसिपेंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, सर ये कौन सा है?
सर गैलेंट्री अवार्ड्स ना मिलिट्री में मिलता है। Any income by way of pension received by an individual is exempt from income tax if such individual was an employee of central or state government, has been awarded Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra, or such other gallantry award notified by the central government in this behalf. जो मिलिट्री जवान में जो दिया जाता है अलग अलग अवार्ड्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के तहत इन्हें जो भी अमाउंट मिलता है, जो भी इनका सैक्रिफाइस का बलिदान का प्रतीक के हिसाब से दिया जाता है, कभी उनको कभी उनके फैमिलीज को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि जो मिलिट्री में काम करते हैं इनके लिए गोली खाना, डेथ होना एक आम बात है, अमर हो जाते हैं। बट इन दैट केस दे विल गेट देयर फैमिली विल गेट दैट पेंशन एंड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच इंडिविजुअल। सर इनका पेंशन का मायने रखता है ना सर, जो देश के लिए गोली खाता है इनका पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनका डेथ हो जाएगा, जो देश के लिए काम किया इनको तो पेंशन देना ही चाहिए। बट ये फैमिली के हाथ में एग्जेम्प्टेड है। फैमिली इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, द पेरेंट, ब्रदर्स, सिस्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स और एनी ऑफ देम हु आर मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल्स। तो उनके हाथ में जो भी इनकम आएगा, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 बोलो सर। हाँ सर। एग्जेम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, मतलब आप आर्मी में काम करते करते आपको कहीं पर गोली लग गया, आप फिजिकली हैंडीकैप हो गए, ठीक है, ऐसे केस में डिसेबल्ड पर्सनल को भी आर्म फोर्सेस में दिया जाता है। हैज बीन invalidated on account of disability attributable to or aggravated by such service. The entire disability pension, that is disability element or service element of pension granted to members of naval matlab nausen, military or air forces who have been invalidated out of naval, military or air forces serving on the account of bodily disability attributable or aggravated by such service would be exempt from tax. ठीक है, अगर किसी का डिसेबिलिटी हो जाता है, उन पे जो इनकम डिसेबल इनकम जो मिलता है वो भी एग्जेम्प्टेड का माना जाता है। ये 24 ऑफ जून 2019 से सर्कुलर दिया गया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अप्रूवल किया। ठीक, सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल ए, एक अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। स्पेसिफाइड इनकम ऑफ ए सिक्किमीज इंडिविजुअल। सिक्किम के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल कनेक्शन बना था। इसका कहानी मैं आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही बताया था, मतलब इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम का इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में ही मैंने सिक्किम के बारे में थोड़ा आइडिया दिया था। The following income which accrues or arises to a Sikkimese individual would be exempt. Income from any source in the state of Sikkim. अगर आप सिक्किम से कोई भी इनकम करते हो वो टैक्स फ्री है। इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड सिक्योरिटीज मतलब शेयर वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जो भी सब मिलता है, डिविडेंड वगैरह मिलता है, ये सब सिक्किमीज के लिए exempted है। However, this exemption will not be available to a Sikkimese woman who on or after 1st April 2008 marries to a non-Sikkimese individual. अगर सिक्किम का कोई औरत, कोई लड़की किसी नॉन सिक्किमीज से शादी करता है तो फिर उनके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं रहता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल ए। ठीक है सर, ये है हमारा जलता दीपक सिक्किम, दिखाई दे रहा है सर? है सर। ठीक है, सिक्किम से कोई इनकम टैक्स फ्री, मतलब सिक्किम का लोग सिक्किम से कमाते हैं तो टैक्स फ्री, और अगर सिक्किम की कोई औरत किसी नॉन सिक्किम से शादी कर लेता है तो उनके लिए ये वाला बेनिफिट बाद हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2008 के बाद जिन्होंने शादी किया, जो पहले शादी कर लिया वो उसका ठीक है, बट जो 2008 के बाद किया उनके लिए रूल्स ना हो गया। Exemption is available to a Sikkimese individual only in respect of income from any source in the state of Sikkim.
Examine the correctness of the statement with reference to the provision of the Income Tax Act 1961. कहता है क्वेश्चन में कि exemption is available to a Sikkimese individual only in respect of income from any source in the state of Sikkim. क्या ये बात सही है? सर ये पूरा सही नहीं है, आधा सही है, इसीलिए स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल ये बताते हैं सिक्किम इज इंडिविजुअल नॉट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड इनकम, मतलब सिर्फ सिक्किम के इनकम पे ही टैक्स फ्री नहीं है, बट आल्सो इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ये इनकम भी सिक्किम के इंडिविजुअल्स के हाथ में टैक्स फ्री है, बट उसके हाथ पे टैक्स फ्री नहीं रहेगा जो सिक्किम के किसी नॉन सिक्किम से शादी कर लेगा, ठीक है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर है सर? बोलो। यस सर। सेक्शन 10 AA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टैक्स हॉलिडे, वेरी वेरी वीवीआईपी पॉइंट्स। नाउ व्हाट इज टैक्स हॉलिडे और किसको मिलता है ये टैक्स हॉलिडे? किसको मिलता है ये टैक्स हॉलिडे का बेनिफिट? सर इंडियन बिजनेस को ही मिलता है, बट उसे मिलता है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस करता है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर एसीजेड क्या है, और टैक्स हॉलिडे मतलब टैक्स की छुट्टी, छुट्टी समझते हो ना? जैसे आप लोगों को स्कूल में छुट्टी मिलता था तो अच्छा लगता था ना बचपन में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था कि आज छुट्टी, आज स्कूल नहीं। आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट डेज बिकॉज खेलने को मिलता था। आप लोग भी छुट्टी मनाते होंगे, एग्जैक्टली ये टैक्स का छुट्टी मनाने का मौका है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बिजनेस करने का मौका मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं। A deduction of profit and gain which are derived by an SSE being an entrepreneur from the export of articles or things. अगर आप कोई आर्टिकल और थिंग्स एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज shall be allowed from the total income of the SSE, मतलब आपको प्रॉफिट को डिडक्ट करने का मौका मिलेगा, मतलब प्रॉफिट होगा पर फिर भी प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपोर्ट करना होगा कोई गुड्स या सर्विसेज। तो क्या है खेल, थोड़ा डिटेल्स में बताओ, समझाते हैं सर। SSE you are eligible for exemptions. Exemption is available to all categories of SSEs who derive any profit or gains from an undertaking. Being an unit engaged in the manufacturing or production of article or thing or provision of any service, such SSE should be an entrepreneur referred to in section 2 subsection J of the ACZ Act 2005. That is a person who has been granted a letter of approval by the Development Commissioner under section 15 subsection 9 of the said Act. मतलब ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसको सेक्शन 15 सबसेक्शन 9 के तहत डेवलपमेंट अप्रूवल मिला है, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बनाने का अप्रूवल मिला है और वो भी एसीजेड में मिला है, और आप वहां से जो भी बना के फॉरेन में एक्सपोर्ट करोगे, वहां से जो भी प्रॉफिट करोगे वो प्रॉफिट में टैक्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है। एसेंशियल कंडीशंस टू क्लेम एग्जेम्पशंस। Exemption shall apply to an undertaking which fulfills the following conditions. It has begun to manufacture or produce article or thing or provide any service in any SEJ during the previous year relevant to assessment 2006-7 or any subsequent assessment year but not later than 2021. मतलब आप 6-7 के बाद प्रोडक्शन करना चालू किए, बट 2020-21 एक असेसमेंट ईयर के बाद का नहीं, मतलब रूल्स 2020-21 असेसमेंट ईयर तक लागू रखा गया है। However, in case where the letter of approval required to be issued in accordance with provision of SEZ Act 2005 has been issued on or before 31st March 2020 and manufacture or production of article or thing or providing service has not begun on or before 31st March 2020, then the date for manufacture or production of article or thing or providing service has been extended to 31st March 2021. मतलब उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर अप्रूवल मिलता है तो, कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन सर ठीक है अप्रूवल वगैरह तो समझ में आ जाएगा, लेकिन सर खेल क्या है? सर टैक्स हॉलिडे कैसे, इसका क्या कैलकुलेशन? इसको समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये
खेल क्या है? डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाते हैं, फिर प्रोविजंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कुछ फॉर्मूला है, सब यूज करेंगे सब, बट एक क्वेश्चन के साथ। ये वाला एग्जांपल फॉलो करो, देखो आपके मन में ECZ रिगार्डिंग बात या टैक्स हॉलिडे भी समझ में आ जाएगा। ECZ हमारे घर के आसपास भी है सर, देखना चाहोगे? ECZ इन इंडिया, देखो सर कहाँ कहाँ ECZ है, इसका एक पूरा लिस्ट है। नोएडा, कांडला, EPZ, ECZ, कोचीन, मद्रास, आजादी का महोत्सव। चलो ECZ इंडिया के साइड में चलते हैं। इसके अंदर जाके आपको ECZ का डिटेल्स मिल जाएगा सर। अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये देखो सर, कांदला, कोचीन, कोचीन इज इन केरला, कांदला इन गुजरात, मद्रास चेन्नई मतलब तमिलनाडु, विशाखापट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश, फॉल्टा इन वेस्ट बंगाल, नोएडा इन उत्तर प्रदेश। फॉल्टा, चलो फॉल्टा देखते हैं। फॉल्टा कहाँ है सर? डायमंड हार्बर के पास। अरे স্যার ওর আগেই তো মনে হয়, ডায়মন্ড হারবার আগেই তো পড়ে। हाँ, उसी एरिया में आता है। ये देखो फॉल्टा ECZ दिख रहा है, सबका साथ सबका विकास, वो छोड़ो। ये देखो फॉल्टा ECZ में इंडस्ट्री बन रहा है, ठीक है। लुक एट सर, ये सब फॉल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी बनेगा बन के फॉरेन जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए काम होगा। और अब यहाँ पर जाके सर्च करें कि क्या हो रहा है, ठीक है। कि यहाँ पर फॉल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चल क्या रहा है, क्या चीज़ का काम होता है, ठीक है। इकोनॉमिक अंडरटेकिंग क्या लिया गया है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू गो थ्रू वंस, आपको समझ में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या बिजनेस है, हाउ टू सेटअप, सेटिंग अप ECZ, सेटिंग अप EOU, ठीक है। देख पा रहे हैं ना सर? ये হ্যাঁ देखते স্যার, बातचीत, ठीक है। হ্যাঁ স্যার। सर बहुत कुछ होता है, बट क्या है ना, हम लोगों का नजरिया नहीं है। हम लोग सोचते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या है ना। कुछ लोग ऐसे बात करता है, सोचता है कि क्या हो रहा है देश में, कुछ नहीं हो रहा है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं जानते हो, चाहे गवर्नमेंट किसी का भी हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, देश में कुछ ना कुछ होता है अच्छा चीज। बट खबर वो सब चीज नहीं दिखाते, खबर तो वो चीज दिखाते हैं जो बेसिकली लोगों को अच्छा लगता है। तो ये ECZ के बारे में कितने लोगों को पता है? फॉल्टा के बारे में पूछा करो तो सर, ECZ होता क्या है पूछो तो सर। ये ओरिजिनल साइट है, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सर, यहाँ पर प्रोडक्शन बन रहा है और वही प्रोडक्शन फॉरेन में एक्सपोर्ट हो रहा है। और वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा रहा है, डॉलर का इनकम बढ़ा रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है। हेलो, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है। ऊपर से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए आपको टैक्स फ्री भी मिल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जो सच में देश का प्रगति में हेल्प करे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग हैपनिंग अराउंड अस, बट वी नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का खेल है। आप चाहो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साइड में जाओ और पता करो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बस ऐसे ही नहीं बोलना नहीं चाहिए कि कहाँ जॉब है कहाँ क्या है। अरे भाई कुछ पता नहीं है, बस अपना बोल दिए। खुद को रेडी नहीं करता है लोग, जानते हो, खुद को लोग रेडी नहीं करता और फिर अपना चिल्लाता रहता है। अरे भाई कुछ करोगे तब ना जॉब मिलेगा। अम्ब्रेला बनाना नहीं आता है, पास करा दो। जॉब करने का दम नहीं है,
जॉब दिला दो। आप समझ रहे हैं सर मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, अरे बोझा যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। Y Limited furnishes you the following information for the year ended 31st March 2022. सर टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड इन एसीजेड। एक यूनिट ए है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जिसका 100 लाख का टर्नओवर है। यूनिट ए से प्रॉफिट हुआ है सर 30 लाख का। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए हुआ है सर 50 लाख का। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या है? मतलब वाई लिमिटेड का दो यूनिट है, एक यूनिट ए है, एक यूनिट बी है। यूनिट ए जो है वो एसीजेड के अंदर है, जैसे कि फलता, जैसे कि कोचीन, जैसे कि नोएडा, ये सब एसीजेड है। टोटल टर्नओवर यूनिट बी, जैसे एक बात है, अब नोएडा जिस तरह से डेवलप किया है, कोचीन जिस तरह से डेवलप किया है, आप मेरा बात समझ रहे हो सर? उस तरह का डेवलपमेंट फालता में क्यों नहीं हुआ? सवाल है ना सर आपके मन में? जैसा डेवलपमेंट नोएडा में हुआ है, जैसा डेवलपमेंट कोचीन में हुआ है, वैसा डेवलपमेंट फालता में क्यों नहीं हुआ? सर यहाँ पर वही बात हो गया ना, सेंट्रल स्टेट का लड़ाई। ठीक है, सेंट्रल स्टेट का लड़ाई एक बहुत बड़ा बात है सर। अगर सेंट्रल और स्टेट हाथ में हाथ पकड़ के काम करेगा फॉर द सेक ऑफ पब्लिक, तो बात तो बनेगा। लेकिन अगर सेंट्रल और स्टेट में लड़ाई झगड़ा चलेगा तो मुश्किल। सेंट्रल का प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट को काम करना चाहिए सर, बट स्टेट अगर वो सब ना करके सिर्फ पब्लिक को भड़काते रहेगा तो फिर कैसे करोगे? ये देखो सर, ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, ठीक है, अब जाके चेक करो नोएडा में क्या हुआ है, अब जाके चेक करो कोचीन में क्या हुआ है, और ये भी जाके चेक करो फलता में क्या हुआ है। ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बिजनेस है, ये जो भी आपको दिख रहा है। ये मैप है एक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है, एज ए नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अंडर द जोनल डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसका हिसाब किताब है यहाँ पर। ठीक सर, सोर्स बता दे रहा हूँ, ऑथेंटिक है कि नहीं वो भी बता दे रहा हूँ। अब कुछ तो रिसर्च खुद भी करोगे। अच्छा, डोमेस्टिक जहाँ पर टैक्सेबल एरिया है, डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया, टैरिफ एरिया, ट्रैफिक नहीं टैरिफ एरिया, मतलब बाकी नॉर्मल बिजनेस की तरह टैक्स जोन एरिया है, टैक्स फ्री नहीं है। ठीक है, इस एरिया से बिजनेस का टर्नओवर हुआ है 200 लाख का, और यूनिट बी से प्रॉफिट हुआ है 20 लाख का। क्वेश्चन समझ में आया? यूनिट ए एसीजेड में 100 लाख का टर्नओवर है, प्रॉफिट है 30 लाख का। एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल यूनिट ए से हुआ है 50 लाख का। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी है 200 लाख का। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन यूनिट बी जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है उसका है 20 लाख का। कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA for the assessment year 22-23, assuming that Y Limited commenced operation in SEZ and DTA in the year 2017-18। ठीक है, 2021 के बाद तो थोड़ा दिक्कत है ना, तो 17-18 में चालू किया है, तो आराम से इसको एसीजेड का बेनिफिट मिलेगा। तो फिर एसीजेड का क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा ये देखना है सर हिसाब किताब करके। सर 100% ऑफ द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल और थिंग्स और सर्विस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। मतलब जो भी 100% प्रॉफिट करोगे, अगर एक्सपोर्ट आर्टिकल्स हैं वहां से जो भी प्रॉफिट करोगे सेक्शन 10AA उसका पूरा डिडक्शन देगा आपको। Since financial year 21-22 falls within the first 5 years period commencing from the year of manufacture or production of article or thing or provision of service by the unit of SEZ as per section 10AA subsection 7, the profit derived from the export of article or thing or service shall be the amount which bears the profit of the business of the undertakings being the unit. The same proportion as the export turnover in respect of article or thing or service bears the total turnover of the business carried under by the undertakings. समझा देता हूँ सर, डोंट वरी। इसका हिसाब क्या होगा देखो, अब आप ही लोग बताओगे सर। अच्छा, यूनिट ए से कितना प्रॉफिट हुआ? यूनिट ए से कितना प्रॉफिट हुआ प्लीज सर? 30 लाख का। हेलो बोलो सर,
यूनिट ए हाँ से सर। प्रॉफिट 30 लाख का, 30 लाख का प्रॉफिट है इसका। एक्चुअली ये फॉर्मूला पहले ही मतलब बोल दिया गया था। तो प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनिट ए, बिकॉज जो एसीजेड में है, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए कितना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर 50 लाख का है, टोटल टर्नओवर यूनिट ए का 100 लाख का है, और इसमें आपको 100% बेनिफिट है। तो 30 लाख का प्रॉफिट है टोटल, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर 100 लाख में से यूनिट ए में है 50 लाख का, और उसका 100% आपको मिलने वाला है, तो 15 लाख आपको डिडक्शन मिलेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA इज अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डीटीए। जो यूनिट बी है वो डीटीए में है ना सर, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, बिकॉज वो नॉर्मल टैक्सेबल जोन में है, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो नॉन टैक्स जोन है इसमें आपको 15 लाख का बेनिफिट मिलेगा, मतलब ये आपको डिडक्शन हो जाएगा। यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर देके रखा है। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सच अंडरटेकिंग्स। तो प्रॉफिट कितना एसीजेड से हुआ 30 लाख का, टोटल टर्नओवर कितने हैं 100 लाख का, एक्सपोर्ट एंड टर्नओवर कितना हुआ है 50 लाख का, 15 लाख का है, इसमें आपको 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। तो चलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह में सरकार का चल रहा है सर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहा है, फॉरेन कंट्री में दे रहा है, डिफेंस प्रोडक्ट में भी ऐसा है, ठीक है। इस तरह से एसीजेड में आपको बेनिफिट मिलता है। 10 सेक्शन 10AA क्लियर है, सेक्शन 10AA बोलो। हाँ सर। ये सबको समझ में आ रहे? Restriction on allowability of expenditure as per section 14A, expenditure incurred in relation to any exempt income is not allowable as deduction is while computing income under any of the 5 heads of income। मतलब कोई डिडक्शंस के लिए कोई खर्चा किए, मतलब अगर ऑलरेडी वो एग्जेम्प्टेड इनकम है और उसके लिए कुछ खर्चा है तो खर्चा को भी एग्जेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। The assessing officer is empowered to determine the amount of expenditure incurred in relation to such income which does not form part of total income according to such method as may prescribed। तो ये सेक्शन 14 बताते हैं कि कोई एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए कोई खर्चा है तो खर्चा के लिए आपको अलग से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग एक काम करें, आप लोग एक काम करो, मैंने सारा एग्जाम्पल्स करवा दिया, सारा सेक्शंस डिस्कस कर दिया। आप लोगों को क्या करना है, अपना नॉलेज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म से अलग अलग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाते हो, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के रखा, ठीक है। अच्छा ये एसीजेड के ऊपर एक क्वेश्चन है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करें, सारा क्वेश्चन ट्राई करें, बट दिस इज ऑल्सो रुद्र लिमिटेड का बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब अगर टैक्स जोन में है तो क्या होगा, नॉन टैक्स जोन में है तो क्या होगा, ये होमवर्क तो मस्ट है बिकॉज एसीजेड स्पेशल क्वेश्चन है। और बाकी जो क्वेश्चंस है वो बाकी सेक्शन के ऊपर बेस करके हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके आ गए। सो प्लीज मस्ट गो थ्रू सर। कोई डाउट हो तो मुझे क्लास में पूछे या फिर व्हाट्सएप करें, लेकिन सर एक बात तो होना चाहिए कि इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। रोशनी की স্নেহাশিস আওয়াজ পাচ্ছি না, কানেক্টেড আছিস? ओके सर, বোঝা গেছে? ओके सर, ठीक है। नोट्स तो है ही आपके पास, अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं शेयर कर दूंगा। प्लीज क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो सर, ठीक है। एसीजेड का क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट दिन चाहिए सबसे, कोई डाउट है तो मुझे जरूर पूछो, ठीक है सर। आज इतना ही है, टाटा फिर। রাখছি দাদা। ओके रोशनी, ओके सर। শর্ট নোটটা বাকি আছে।